नमस्कार, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 5 फरवरी 2021 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए कुछ प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पर, जिसके तहत हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली खबर है वह पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और आईआर से है। मुख्य रूप से यह जो खबर है यह संबंधित है वर्तमान में चल रहे किसान कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन से, और इसके संदर्भ में एक नवीन घटनाक्रम जो हाल में देखा जा रहा है वो इस प्रकार का है कि इसके संदर्भ में समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी आती रहती है। कुछ समय पहले कृषि कानूनों को लेकर कनाडा के हमने प्रतिक्रिया को देखा था और अब हाल में ही कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज़ के द्वारा किसानों के मुद्दे पर टिप्पणी की गई है। मुख्य रूप से इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय पॉप सिंगर रिहाना और जलवायु परिवर्तन एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा टिप्पणी की गई है और इसके बाद से ही विविध प्रकार के आप ट्वीट्स देख सकते हैं जो कृषि कानूनों के समर्थन और उसके विरोध में देखे जा रहे हैं। इसके संदर्भ में भारत सरकार द्वारा भी अपने मत और स्टेटमेंट को जाहिर किया गया है। मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय ने इसके तहत अपने इस प्रकार से अपने मत को व्यक्त किया है कि उनका ये कहना है कि यदि आपको भारत के संदर्भ में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करनी है तो उससे पहले तथ्यों की जांच की जानी चाहिए और पूरे मामले को समझते हुए ही टिप्पणी किया जाना आवश्यक प्रतीत होना चाहिए। इसके संदर्भ में हम यह भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे भारतीय सेलिब्रिटीज़ ने भी इसमें टिप्पणी की है और एक प्रकार से इस पूरे मामले का हम राजनीतिकरण होता देखते हैं। मुख्य रूप से इसके तहत कई ट्वीट्स के माध्यम से सरकार पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नकारात्मक रूप से उसकी छवि बनाने का प्रयास किया गया, जिसके तहत इस बात को हाईलाइट किया गया है कि किस प्रकार से सरकार ने किसानों के विरोध को रोके जाने के संदर्भ में दिल्ली सीमा के आसपास बैरिकेडों को लगा दिया है और सीमावर्ती क्षेत्र में इंटरनेट सुविधाओं को भी बंद कर दिया है। और इसके संदर्भ में लगातार हम ट्विटर पर ट्वीट्स देख सकते हैं जो विविध देशों अमेरिका और कनाडा आदि से आ रहे हैं। इसके संदर्भ में हालिया घटनाक्रम यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से विदेश मंत्रालय और दिल्ली पुलिस आदि इसके संदर्भ में कुछ विशिष्ट प्रकार के निहित स्वार्थ समूहों की बात कर रहे हैं और इसके आधार पर उनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ या फिर आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के माध्यम से भारतीय छवि को भी खराब करने की बात इसमें कही गई है। हालांकि इसके संदर्भ में यदि हमें एक मध्य मार्ग अपनाना हो तो इसके संदर्भ में हमेशा ही हमें याद रखना होगा कि इसके संदर्भ में हमें इस बात पे सदैव बल दिया जाना चाहिए कि चाहे वह सरकार हो चाहे वह किसी भी प्रकार का दूसरा प्रतिपक्ष हो, उन दोनों ही पक्षों को किसी भी मुद्दे पर अपने मत को प्रस्तुत किए जाने के संदर्भ में हमें विवेकपूर्ण आधार पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि किसी भी देश में कोई भी मुद्दा प्रारंभ होता है तो वह सोशल मीडिया के माध्यम से उसको अंतर्निहित रूप से अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया जाता है। इसके तहत स्वयं भारत द्वारा भी समय समय पर विविध प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय मामलों में टिप्पणियां देखी जाती हैं, जैसे कि भारत द्वारा हाल में जो म्यांमार में घटनाएं हुई उन पर टिप्पणी की गई। साथ ही साथ अमेरिका के संसद में, अमेरिका के कैपिटल हिल में जो विरोध प्रदर्शन किए गए उन पर भी भारत के द्वारा टिप्पणी की गई। इसके अलावा भारत स्वयं समय समय पर अपने पड़ोसी देशों में होने वाली घटनाओं के संदर्भ में भी टिप्पणी करता रहता है। अब इस तरीके से अगर हम पूरी दुनिया को आपस में जुड़ा हुआ देखें तो इसके संदर्भ में यदि कोई दूसरा पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में
दूसरे देश के नागरिक यदि इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो हम कुछ अर्थ तक इनको स्वाभाविक ही मान सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया वर्तमान में आपस में इस प्रकार से जुड़ गई है कि किसी भी मुद्दे को आप पूर्ण रूप से आंतरिक मामला अथवा पूर्ण रूप से विदेशी मामले के रूप में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। मुख्य रूप में बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की अगर अतिवादी प्रतिक्रिया आती है तो उसको जो है जाहिर किए जाने से बचना चाहिए। वर्तमान में जिस प्रकार से विभिन्न मुद्दों को मानवाधिकार के दृष्टिकोण से, लोकतंत्र की रक्षा के दृष्टिकोण से और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, उसकी पृष्ठभूमि में किसानों का जो विरोध है वह भी इससे अलग नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञ सरकारों को ये सलाह देते हैं कि सरकारों को इस संदर्भ में जो होने वाली अंतर्राष्ट्रीय आलोचना है उसको रचनात्मक रूप में लिए जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यह भी एक विवेकपूर्ण बात होगी यदि इससे जुड़े हुए सभी पक्ष इसके संदर्भ में तथ्यों की जांच करें और उसके बाद ही अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचें। मुख्य रूप से इसके तहत सभी पक्षों को अफवाहों पर ध्यान ना दिए जाने की आवश्यकता है और तथ्यों के आधार पर ही किसी की आलोचना की जानी चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किसानों के समूह हो। और जिस प्रकार से वर्तमान में सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहों की भूमिका को देखा जा रहा है, उसके तहत हमें ये ध्यान रखना होगा कि अति आलोचना किसी भी प्रकार से सही नहीं मानी जा सकती, उससे बचने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें मानव अधिकारों पे बल दिए जाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ हमारे की गई आलोचना जो है वह किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में एक बेहतर कदम होगा, इसको सर्वाधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। तो एक लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए रचनात्मक आलोचना को किया जाना आपको कुछ रूपों में सही माना जा सकता है, हालांकि इसके संदर्भ में अतिवादिता से बचे जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने आर्टिकल की, जो दिया गया है पेज नंबर 6 पर, और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस संबंधी मुद्दों से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है यह संबंधित है सरकार द्वारा ट्विटर को दिए गए एक नोटिस से, जिसके तहत यह देखा जा रहा है कि हाल के समय में पिछले 3-4 दिनों से अनेक जो ट्विटर अकाउंट्स हैं और अनेक जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनसे किसानों के नरसंहार को बढ़ावा देने से संबंधित यानी फार्मर जिनोसाइड से संबंधित हैशटैग्स चलन में देखे गए हैं और इसके माध्यम से किसानों के विरोध के प्रति जो सरकार की भूमिका है उसको अत्यंत नकारात्मक रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि भारत सरकार ने इसके संदर्भ में ट्विटर को आईटी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत नोटिस जारी किया है और इसके माध्यम से ट्विटर को उन सभी सामग्री को हटाने को कहा है जिन हैंडल्स और अकाउंट्स के माध्यम से किसानों के तथा कथित नरसंहार संबंधी सामग्री को प्रसारित किया जा रहा है। तो ये जो इस प्रकार का फार्मर जिनोसाइड प्रकार का जो हैशटैग चल रहा है उससे सरकारों की जो छवि है वह बेहद नकारात्मक रूप में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में ट्विटर को कार्यवाही किए जाने को कहा गया है। ट्विटर के संदर्भ में यह देखा गया कि ट्विटर ने इस प्रकार के जो हैंडल्स हैं उनको हटाने के संदर्भ में पहले कार्यवाही की भी, हालांकि बाद में उसके द्वारा ये देखा गया कि उसने बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स को फिर से बहाल कर दिया है जिससे सरकार और ट्विटर के मध्य मतभेद बढ़ते देखे जा सकते हैं। हाल के समय में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हम दुनिया भर में देख रहे हैं जब ट्विटर, फेसबुक आदि द्वारा अपनाई गई नीति के प्रति सरकारों द्वारा जब तब विरोध जताया जाता रहा है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया हो जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे खातों पर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए बहुत सारे ट्वीट्स आदि पर जो है ट्विटर द्वारा कार्यवाही की गई, फेसबुक द्वारा भी कार्यवाही की गई। इसी प्रकार से भारत में
मुख्य रूप से जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, आईटी एक्ट है, उसकी धारा 69A के तहत इसके अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। 69A आईटी अधिनियम की जो धारा है उसको सन 2008 में किए गए एक संशोधन के माध्यम से इस अधिनियम में जोड़ा गया था और इसके प्रावधानों के माध्यम से सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी इंटरमीडियरी या फिर मध्यवर्ती जैसे कि ट्विटर या फेसबुक उनको किसी भी कंटेंट के संदर्भ में उस कंटेंट विशेष को ब्लॉक करने के संदर्भ में आदेश जारी कर सकती है। और यह जो आदेश जारी किया जाएगा वह कुछ आधारों पर किया जाएगा, जिसके तहत राष्ट्र की एकता व संप्रभुता, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था अथवा अपराधों को बढ़ावा दिए जाने से बचाव, ये कुछ ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर इस प्रकार के आदेश को दिया जा सकता है। इसके पहले भी भारत सरकार ने जो विविध प्रकार के चाइनीज ऐप्स पर जो प्रतिबंध लगाया था उसमें भी आईटी अधिनियम की धारा 69A की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब इसके संदर्भ में ट्विटर पर और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स को किस प्रकार से उत्तरदायी बनाया जाए, इसके संदर्भ में विविध प्रकार के दबाव बढ़ रहे हैं। अनेक बार यह देखा जाता है कि सरकार की बात को माने जाने के संदर्भ में ट्विटर कई बार कार्यवाही करता भी है। हालांकि अनेक बार उसे जब वह इस बात को नहीं मानता है तो दोनों के मध्य तनाव बढ़ते भी हैं। स्वयं विशेषज्ञ भी विविध आधारों पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के प्रावधानों की आलोचना करते हैं। मुख्य रूप से उनका मत यह है कि इसमें जिस प्रकार के प्रावधानों को रखा गया है वह काफ़ी अस्पष्ट हैं, उनमें परिस्थितियों का निर्धारण नहीं किया गया है और साथ ही साथ इसके माध्यम से सरकारों को जिस प्रकार से अधिकार दिए गए हैं वह काफ़ी अधिक हैं। हालांकि इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी हमें ध्यान में रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सन 2000 में दिए गए एक फैसले में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ वाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 69A को विधि मान्य घोषित किया गया था और यही कारण है कि वर्तमान में सरकारें इसका प्रयोग इंटरनेट पर आधारित कंटेंट को हटाने के लिए करती रही हैं। हालांकि अनेक बार इसके तहत सरकारें आलोचना के दायरे में भी आती रही हैं। वर्तमान में सरकारों के संदर्भ में देखा जा रहा है कि कई बार वह अपने प्रति की गई आलोचना के प्रति काफ़ी संवेदनशील तरीके से कार्य करती हैं। विशेष रूप से वर्तमान में जिस प्रकार से किसानों का विरोध देखा जा रहा है उसको लेकर सरकार पर यह आरोप लगाया गया है कि वह काफ़ी अति सक्रिय है, जिसके तहत बहुत सारे पत्रकार आदि पर FIR भी की गई है और इसके लिए सरकारों की आलोचना भी की जाती रही है। इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण बात है वो हमें इस रूप में समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से सरकारों द्वारा धारा 69A के तहत जो कई बार कंटेंट को ब्लॉक किए जाने के संदर्भ में कार्यवाही की जाती है वह कई बार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किए जाने के संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके संदर्भ में सरकारों के साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों के भी उत्तरदायित्व को निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा यह कहा जाता है कि चूंकि वह एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती हैं, वह एक मध्यवर्ती या फिर इंटरमीडियरी के रूप में कार्य करती हैं। इसी के चलते जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई कंटेंट डालता है और उस कंटेंट के माध्यम से यदि किसी प्रकार की सांप्रदायिक भावना को उभार मिलता है तो इसके लिए सोशल मीडिया कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं। लेकिन जिस प्रकार से वर्तमान में सोशल मीडिया का दुरुपयोग देखा जा रहा है उसके चलते कई बार ये आवश्यकता महसूस की जाती है कि हमें सोशल मीडिया कंपनियों को भी उनके द्वारा फैलाए जा रहे कंटेंट के संदर्भ में उनके उत्तरदायित्व को निर्धारित करने की आवश्यकता है।
मुख्य रूप से सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे कंटेंट पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक बनाया जाना चाहिए जो प्रत्यक्ष रूप से हिंसा को बढ़ावा दें और जो बिना किसी तथ्य के आधार पर सरकार को बदनाम करने की मंशा रखते हों। अब इसके संदर्भ में सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन बनाने की भी आवश्यकता होगी, जिसके संदर्भ में कार्यवाही हमें करनी ही होगी। क्योंकि यदि हम सरकारों को बहुत ज़्यादा अधिकार दे देंगे तो इसके माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है नकारात्मक रूप से बाधित होगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसके तहत बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंपनियों को अधिकार दे देंगे तो इससे विधि द्वारा स्थापित सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेवजह आलोचना का केंद्र बनना पड़ सकता है, जिसमें मात्र अफवाहों के आधार पर सरकारों की आलोचना की जा सकती है। अतः इसके संदर्भ में दोनों ही पक्षों द्वारा एक संतुलन के आधार पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसके संदर्भ में हमें समझनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 पर दिए गए एक महत्वपूर्ण आर्टिकल के संदर्भ में, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से यह जो आर्टिकल है यह संबंधित है म्यांमार के घटनाक्रम पर। म्यांमार के घटनाक्रम पर हम पिछले 2-3 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत मुख्य रूप से म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट की घटना देखी गई है उसी के संदर्भ में लगातार आर्टिकल आ रहे हैं। यह जो आर्टिकल है वह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस म्यांमार में हुई तख्तापलट की घटना से कौन कौन से लेसन्स, कौन कौन से पाठ सीखे जाने की आवश्यकता है। तो हाल में जिस प्रकार से म्यांमार में नवीन सरकार द्वारा गठन किए जाने से पहले ही तख्तापलट देखा गया और जिस तरीके से म्यांमार का इतिहास रहा है, तख्तापलट का इतिहास, उससे संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। मुख्य रूप से इसकी जो टाइमिंग है, जो इसकी समय है, उसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। म्यांमार में जो सैन्य तख्तापलट किया गया वह बिल्कुल उसी समय किया गया जब अमेरिकी प्रशासन पूर्ण रूप से स्थापित होने जा रहा था, जब नवीन जो राष्ट्रपति हैं वह अपनी सत्ता को बेहतर ढंग से स्थापित करने वाले थे और म्यांमार में अमेरिकी प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाइयों आदि के माध्यम से यदि उनके द्वारा प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा लिया जाता तो इसको रोके जाने के संदर्भ में ही ये कहा जा रहा है कि म्यांमार की सेना ने चीन की शह पर अमेरिकी प्रशासन के पूर्ण रूप से स्थापित होने से पहले ही समयबद्ध आधार पर कार्यवाही कर दी ताकि म्यांमार पर पड़ने वाले संभावित अमेरिकी प्रभाव से बचा जा सके। अब इसके संदर्भ में लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि म्यांमार पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को लगाया जाए, लेकिन इसके संदर्भ में भी हमें ये चीज़ याद रखनी होगी कि किस प्रकार से पहले भी म्यांमार द्वारा अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों आदि से भली भांति बचा जा सका है। मुख्य रूप से इसके संदर्भ में म्यांमार के द्वारा पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीन, थाईलैंड और सिंगापुर आदि देशों से बेहतर संबंध स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में भी म्यांमार का चीन और सिंगापुर आदि से जो व्यापार निवेश होता है वह काफ़ी अधिक है, जिसमें सिंगापुर से व्यापार और निवेश लगभग 34% तक है। और इसके माध्यम से ये देखा जा रहा है कि किस प्रकार से म्यांमार भविष्य में भी हो सकता है कि वह किसी भी प्रकार के पश्चिमी प्रतिबंध आदि का आसानी से सामना कर ले। अब इसके संदर्भ में यदि हम म्यांमार की यूरोपीय देशों के साथ संबंध को देखें तो यूरोपीय देशों के साथ जो म्यांमार का व्यापार होता है वह भी मुख्य रूप से ह्यूमैनिटेरियन बेस है, मानवतावाद के आधार पर स्थापित है, जिसमें यूरोपियन यूनियन द्वारा 2008 में जो म्यांमार में नरगिस चक्रवात से भारी तबाही देखी गई थी उसके प्रति मानवीयता का रुख अपनाया गया, जिसके तहत 2008 चक्रवात में जो म्यांमार में लगभग 1,38,000
38,000 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 15 लाख लोगों का विस्थापन हुआ, उसकी पृष्ठभूमि में यूरोपीय यूनियन द्वारा सहायता देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्कीम के माध्यम से म्यांमार को सहायता दी गई, जिसका नाम है सब कुछ किंतु हथियार नहीं स्कीम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरीथिंग बट आर्म्स, एवरीथिंग बट आर्म्स, यानी सब कुछ आपको दिया जाएगा लेकिन शस्त्र नहीं। और इसके तहत यूरोपियन संघ द्वारा मुख्य रूप से जो गरीब राष्ट्र होते हैं उनको सहायता देने के लिए कार्य किया जाता है, जिसके माध्यम से दुनिया में सबसे कम विकसित देशों को ड्यूटी फ्री आधार पर व्यापार करने की सुविधा दी जाती है, जिसका लाभ म्यांमार द्वारा उठाया जाता रहा है। इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इसके संदर्भ में सैन्य शासन में किए जाने वाले अपराधों के प्रति उत्तरदायित्व को स्थापित किया जाए, इसको भी किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से म्यांमार में देखा गया कि 1992 से 2011 के काल में थान श्वे नाम के सैन्य जनरल का शासन रहा। उन पर इस पूरे काल में अनेक प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया गया। इसके बावजूद उन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। 2017 के काल में भी रोहिंग्या संकट के समय अनेक प्रकार के मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए जाते रहे हैं सेना पर। इसके बावजूद इसके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको आगे उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने के संदर्भ में कार्य करने की आवश्यकता है। हाल के समय में हमें इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि किस प्रकार से म्यांमार पर जो चीन का प्रभाव पड़ रहा है उससे भी अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को सीख लेने की आवश्यकता है। विशेष रूप से म्यांमार के संदर्भ में जो अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन ने कार्य किया है वह 2013 के बाद से ही देखा गया है, और वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो म्यांमार पर है वह चीन देश का ही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह भी समझने की आवश्यकता होगी कि किस प्रकार से म्यांमार में 2015 के पश्चात लोकतंत्र की बहाली किए जाने के बावजूद लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हुई। यही कारण है कि बहुत आसानी से 2020 में म्यांमार में सैन्य शासन स्थापित किया जा सका। आने वाले समय में यह आशा की जा रही है या फिर यह कहा जा रहा है कि म्यांमार में सैन्य शासन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन देखा जाएगा। हालांकि स्वयं जो सैन्य प्रशासन है वो इसको असफल किए जाने के संदर्भ में अनेक रणनीतियों को लागू कर सकता है, जिसमें मुख्य रूप से म्यांमार में जो पहले से निर्जातीय मतभेद यानी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकों के मध्य जो मतभेद हैं उनका वह लाभ उठा सकता है। वर्तमान में अगर निर्जातीयता के आधार पर देखें तो म्यांमार में बर्मी समुदाय की महत्ता है और उनका कुल जनसंख्या में स्थान 65% है। अब इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये कर सकता है कि जो शेष 35% अल्पसंख्यक हैं उनको वह साथ ले, उनका समर्थन हासिल करे और इनके माध्यम से वह लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रयास करें। हालांकि वर्तमान सैन्य शासन में इसको किया जाना काफ़ी कठिन कार्य है। साथ ही साथ इसके संदर्भ में हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से यदि मात्र केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई प्रतिक्रिया या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों द्वारा की गई कार्यवाही से ही म्यांमार की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसके संदर्भ में स्वयं म्यांमार के लोगों को भी जागरूक बनाए जाने की आवश्यकता है, और यदि वह खुद जो है लोकतंत्र के लिए कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक म्यांमार में सैन्य शासन स्थिर रूप में ही बना रहेगा। तो यह जो है लोकतंत्र के संदर्भ में काफ़ी बातें महत्वपूर्ण हैं जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। अब इसके संदर्भ में पेज नंबर 10 में जो आर्टिकल आया है उसको भी समझने की आवश्यकता है, जिसमें मुख्य रूप से भारत ने म्यांमार के संदर्भ में अपने मत को प्रस्तुत किया है, जिसमें भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता म्यांमार में हाल की गतिविधियों के संदर्भ में काफ़ी सावधानीपूर्ण टिप्पणी करते हुए देखे गए। इसके तहत उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किस प्रकार से भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं,
दोनों के मध्य नज़दीकी सांस्कृतिक संबंध हैं। दोनों के मध्य हाल के वर्षों में व्यापार, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और रक्षा संबंधी लेन देन भी काफ़ी बढ़े हैं। इसी के तहत भारत संपूर्ण गतिविधि के संदर्भ में काफ़ी नज़दीक से निगाह रख रहा है और चूंकि इस समय भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में एक नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भी विद्यमान है, अस्थायी सदस्य के रूप में भी है, तो वह भी इसके संदर्भ में कार्यवाही कर सकता है। इसके पहले भी जो घटना हुई उसमें भारत द्वारा म्यांमार में घटी घटनाओं के संदर्भ में गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। अब इसके संदर्भ में यदि हम पिछले हफ्ते को देखें तो हम इस हफ्ते को देखेंगे कि म्यांमार के साथ ही श्रीलंका के साथ भी जो भारत के संबंध रहे हैं उनके संदर्भ में भारत को कुछ नकारात्मक खबरें सुनने को मिली हैं। मुख्य रूप से श्रीलंका में भारत और जापान द्वारा संयुक्त रूप से जो विकास किया जा रहा था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, उस समझौते से जिस प्रकार से श्रीलंका पीछे हट गया, इसके संदर्भ में भारत अब पड़ोसी देशों के संदर्भ में काफ़ी सावधानी पूर्वक टिप्पणी कर रहा है और इसी के चलते म्यांमार में जो उसके द्वारा टिप्पणी की गई है वो इस बात पे भी निर्धारित है कि किस तरीके से म्यांमार में आने वाले समय में घटनाएं दिखाई देंगी और भविष्य की घटनाओं की पृष्ठभूमि में ही अब भारत द्वारा कार्यवाही की जाने वाली है। तो इसके संदर्भ में विशेष रूप से म्यांमार के संदर्भ में इस आलेख को समझे जाने की आवश्यकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 3 में दिए गए एक आर्टिकल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। मुख्य रूप से यह संबंधित है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बजट सत्र में दिल्ली के प्रशासन के संदर्भ में एक नवीन कानून लाए जाने से संबंधित एक प्रस्ताव के बारे में है। ये इसके माध्यम से यह कहा जा रहा है कि दिल्ली के प्रशासन के संदर्भ में संसद में एक नवीन कानून लाया जाएगा और इसके माध्यम से जो 1991 का अधिनियम है उसमें बदलाव किए जाएंगे और इसके द्वारा दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के मध्य जो संबंध हैं उनको पुनः परिभाषित किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो फरवरी 2019 में अपना निर्णय दिया था उसके अनुरूप ही इसमें बदलाव लाएंगे। मुख्य रूप से इसके तहत उपराज्यपाल को अधिक शक्ति दिए जाने की संभावना है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके संदर्भ में फैसला दिया था उसके माध्यम से मुख्य रूप से जो सेवा शर्तें होती हैं, अधिकारियों की नियुक्ति होती है और उनके अधिकारों के संदर्भ में उपराज्यपाल को अधिक अधिकार दिए गए थे। 14 फरवरी 2019 में जो फैसला आया था उसने सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी की गई एक अधिसूचना को सही माना और इसके माध्यम से उपराज्यपाल जो विविध सेवाओं के संदर्भ में नियुक्त करते हैं अधिकारी, उनकी शक्ति को भी वैध ठहराया गया था। साथ ही साथ दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस है उसके द्वारा जो केंद्र सरकार के अनेक अधिकारियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई थी उसको सही नहीं माना गया और मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इससे पहले दिए गए निर्णय को सही बताया, जिसके माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्रांच के क्षेत्राधिकार को केवल दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली से संबंधित अधिकारियों और विधिक संस्थाओं तक ही सीमित रखा था। यानी 2019 के फैसले के माध्यम से दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार और एलजी के क्षेत्राधिकार के मध्य अंतर करने का प्रयास किया गया और इसके माध्यम से सरकार ने कहा कि यदि कोई कार्यवाही की जाती है दिल्ली सरकार द्वारा तो वह दिल्ली के क्षेत्र तक ही सीमित होगी, वह केंद्र सरकार के अधिकारियों आदि पर लागू नहीं होगी। और कई बार इसके आधार पर यह संभावना व्यक्त की जाती है कि गृह मंत्रालय द्वारा जो नया बिल लाया जाएगा उसके माध्यम से दिल्ली सरकार के क्षेत्राधिकार को सीमित किया जा सकता है। इसका एक उदाहरण पिछले वर्ष देखा गया था जब गृह मंत्रालय द्वारा इसी प्रकार के नियमों को जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में लागू किया गया। इसके तहत यह स्थापित किया गया कि यदि किसी मामले के संदर्भ में, किसी नीति निर्णयन के संदर्भ में उपराज्यपाल और मंत्रिपरिषद आदि के मध्य किसी प्रकार का मतभेद होता है
और वह जो मतभेद है वह लगभग 1 महीने तक जारी रहता है। तो 1 महीने के समाप्त होने के बाद यह प्रावधान किया गया कि 1 महीने तक अगर विवाद समाधान नहीं हुआ तो जो उपराज्यपाल ने निर्णय दिया होगा उसे ही अंतिम रूप से प्रभावी मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से कैबिनेट के द्वारा दिल्ली क्षेत्र में भी इस तरीके के क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है। तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि इसके संदर्भ में किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। तो उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहला जो कथन है वो तो एकदम सही है, हालांकि जो दूसरा कथन है वह सही नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए, केवल एक। अगर हम बात करें आईसीसी की तो इसकी चर्चा हमने इसलिए की है क्योंकि आज इसके संदर्भ में एक खबर आई है। इसका संदर्भ क्या है इसको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आईसीसी या फिर जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये है क्या? तो यह 2002 में स्थापित किया गया एक महत्वपूर्ण न्यायालय है जिसे रोम संविधि या रोम स्टैट्यूट के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा स्थापित किया गया। यह दुनिया का पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है जो दुनिया में सबसे गंभीर प्रकार के अपराधों की जांच करता है, जिनमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध शामिल हैं। यह जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत, अमेरिका और चीन तीनों ही जो देश हैं वो इसके पक्षकार नहीं हैं। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहले 17 जुलाई 1998 को रोम स्टैट्यूट, रोम संविधि को 120 राज्यों ने अपनाया और जब इसको 1 जुलाई 2002 को रोम संविधि को 60 राज्यों ने अनुसमर्थन दे दिया यानी रेटिफाई कर दिया, तब से ये कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हालांकि इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो आईसीसी है उसको कोई पूर्वव्यापी अधिकार क्षेत्र नहीं है, यानी अपनी स्थापना की तिथि से पहले किए गए अपराधों के संदर्भ में कार्यवाही नहीं करता है। इसलिए आईसीसी इस तारीख और उसके बाद के अपराधों से ही निपटता है। अब इसके संदर्भ में खबर इसलिए आई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी या जिसे कहा जाता है LRA, इसके एक कमांडर हैं जिनका नाम है डोमिनिक, ठीक है, चित्र देख लीजिए, इनका नाम है डोमिनिक ओंगवेन। इनके खिलाफ जो है मानवता के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों के संदर्भ में इनको दोषी ठहराया गया है। जिनके खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का उन्हें दोषी माना गया है। यह जो लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी है जिसे शॉर्ट में LRA कहते हैं, इसकी स्थापना आज से 3 दशक पूर्व जोसेफ कोनी नाम के एक व्यक्ति द्वारा की गई थी। उनके द्वारा मुख्य रूप से उत्तरी युगांडा क्षेत्र में अनेक युद्ध अपराधों को किया गया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि LRA द्वारा 1 लाख से अधिक लोगों को मारा गया और 60,000 से अधिक बच्चों को अगवा करके उनका प्रयोग चाइल्ड सोल्जर्स, बाल सैनिकों के रूप में किया गया। LRA द्वारा ये जो हिंसा की गई वह 3 अफ्रीकी राष्ट्रों में देखी गई, जिसमें सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक शामिल हैं। और इसमें जो डोमिनिक ओंगवेन थे उनकी भूमिका LRA के कमांडर के रूप में देखी गई, जिन्हें अब दोषी मानकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोविड-19 के सेरोलॉजिकल सर्वे के तहत यदि किसी व्यक्ति का टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है और उसमें संक्रमण दिख रहे हैं। व्यक्ति बुरी तरीके से संक्रमण से प्रभावित है तथा उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। व्यक्ति में नवीन कोरोना वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी का विकास हो चुका है। व्यक्ति अंतर्निहित इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता के चलते संक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ है। तो इसके संदर्भ में हमारा जो सही उत्तर है वह है सी जो है हमारा उत्तर होगा। तो यह जो है आज पेज नंबर 1 में खबर आई है, जिसमें देखा गया है कि भारत द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर
तीसरा जो है सीरो सर्वे कराया गया है और इसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट देखे गए हैं। तो तीसरा अखिल भारतीय सीरोलॉजिकल सर्वे के परिणाम आए हैं। यह जो सीरो सर्वे है इसका उपयोग लोगों अथवा जंतुओं में किसी बैक्टीरिया अथवा रोगाणु की उपस्थिति के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसके तहत मरीज के रक्त अथवा शरीर के अन्य तरल पदार्थ के अध्ययन के द्वारा उसमें मौजूद एंटीबॉडी और एंटीजन की जांच की जाती है और इसके माध्यम से व्यक्ति में संक्रमण की स्थिति का अध्ययन हो पाता है। हाल के समय में किसी वायरस से संक्रमित होने के संदर्भ में जनसंख्या की जांच किए जाने के संदर्भ में राज्यों द्वारा इसका काफ़ी प्रयोग किया जा रहा है और इसके माध्यम से इस बात पे बल दिया जाता है कि क्या कोई जनसंख्या हर्ड इम्यूनिटी के स्तर को प्राप्त की है अथवा नहीं। तो इसके संदर्भ में अगस्त के बाद दिसंबर 17 से जनवरी 18 के काल में अखिल भारतीय स्तर पर एक तीसरा सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया। इसके तहत ये देखा गया कि जनसंख्या का लगभग 21.5% वायरस से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुआ है, क्योंकि इस जनसंख्या में वायरस से संबंधित एंटीबॉडीज प्राप्त हुए हैं। इसके तहत अगर बात करें हेल्थ वर्कर्स की तो वे 25.7% प्रभावित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर और नर्स के संदर्भ में यह प्रतिशतता लगभग 26.6% है। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि भारत की जनसंख्या अभी भी वायरस के प्रति सुभेद्य है, इसलिए वायरस से बचे जाने के संदर्भ में जो हम नीतियां अपना रहे हैं उनका पालन सुनिश्चित करना होगा, जैसे कि मास्क को लगातार रखना होगा बना के, साथ ही साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना होगा और हैंड हाइजीन हाथ की स्वच्छता भी बनाकर रखे जाने की आवश्यकता है। तो इसके संदर्भ में अखिल भारतीय स्तर पर जो सीरोलॉजिकल सर्वे किया गया वह पहला जो किया गया था मई और जून में, जिसमें कुल जनसंख्या का 0.7% देखा गया। फिर यह बढ़कर 7% हुआ और वर्तमान में यह 21.5% देखा जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें कि महिला और पुरुष के मध्य किस प्रकार का भेद है, तो कुल महिलाओं में यह 22.7% है और पुरुषों में यह 20.30% है। आयु के आधार पर 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग में 25.3, 18 से 44 में 19.9, 45 से 60 में 23.7 और 7 से ऊपर में 23.4 इसमें देखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों की पहचान करें। आई हैव अ ड्रीम नामक विश्व प्रसिद्ध भाषण मार्टिन लूथर किंग जूनियर से संबंधित है। वे गांधी जी से भी प्रभावित थे। उनके द्वारा हिंसा का समर्थन किया गया। केवल 3, 1 और 2, 2 और 3 की सभी कथन सत्य हैं। तो सत्य कथनों में पहला और दूसरा तो सही है, हालांकि तीसरा जो है सही नहीं है। उनके द्वारा हिंसा का समर्थन नहीं किया गया था, इसलिए 1 और 2 सत्य होगा। आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल 1 और 2। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनका मूल नाम माइकल किंग जूनियर था, उनका जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में हुआ और 1968 में 4 अप्रैल 1968 में मेम्फिस टेनेसी में उनकी मृत्यु हो गई। वह एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। 1950 के दशक के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में, और यह नेतृत्व उनके द्वारा किया गया 1968 तक, जब उनकी मृत्यु हुई। उनका नेतृत्व जो है, उनके द्वारा जो नेतृत्व किया गया वह मुख्य रूप से जो दक्षिण अमेरिका या फिर आप कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिणी प्रांत हैं, वहाँ के हिस्सों में जो विविध प्रकार के अफ्रीकी अमरीकियों के खिलाफ जो भेदभाव किए जा रहे थे, उनको जो कानूनी रूप से अलगाव की स्थिति देखी जा रही थी, उसको समाप्त करने के संदर्भ में उनके प्रयास काफ़ी मौलिक थे और उनके प्रयासों के चलते ही 1964 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि आम जनता का समर्थन संतोषजनक नहीं था। मुसलमानों ने आंदोलन से अपने आप को अलग रखा। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस पार्टी की मांगों को सहृदयतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया कि चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी। तो इसका उत्तर है हमारा डी, चौरी चौरा की हिंसा के चलते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था।
तो इसके संदर्भ में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था, किंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो गोरखपुर में है उसके बाद गांधी जी ने इसे वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में जो बैठक हुई उसमें आप कह सकते हैं फॉर्मली या फिर औपचारिक रूप से आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस जो आंदोलन को समाप्त किया गया उसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में हुआ था घटना, उसमें कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला। कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ जब दुर्व्यवहार किया तो जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोला। जब पुलिस ने गोली चलाई तो भीड़ उत्तेजित हुई और पुलिस पर ही हमला बोल दिया गया। जब सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी और जब इस प्रकार की हिंसा देखी गई तो गांधी जी ने आंदोलन ही वापस ले लिया। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। सरकार ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उन्हें 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दी गई थी। तो यह जो है हमने चर्चा इसलिए की क्योंकि आज पेज नंबर 6 में जो आर्टिकल आया है उसमें गांधी जी के बारे में भी चर्चा है, उनके चौरी चौरा की घटना के संदर्भ में भी चर्चा है और साथ ही साथ इसके संदर्भ में मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीमित देयता भागीदारी LLP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कथनों की पहचान करें। एक LLP में एक भागीदार दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार होता है। भागीदारों में परिवर्तन के साथ LLP का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीमित देयता भागीदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के संदर्भ में दोनों जो कथन हैं वो गलत हैं। तो उत्तर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आज जो है इसके संदर्भ में खबर आई है जिसमें सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो 2008 का कानून है LLP एक्ट, उसके कुछ प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। तो सीमित देयता भागीदारी एक ऐसी भागीदारी होती है जिसमें कुछ या सभी जो भागीदार होते हैं उनकी देयताएं सीमित होती हैं। इसमें जो भागीदार होता है वह दूसरे भागीदार के कदाचार या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होता। साथ ही साथ यदि भागीदारों में परिवर्तन भी हो जाता है इसके बावजूद LLP अपने अस्तित्व को जारी रख सकती है। यह जो है अनुबंधों को स्वीकार करने और अपने नाम पर संपत्ति का स्वामित्व रखने भी सक्षम है। LLP एक पृथक विधिक इकाई के रूप में जानी जाती है जिसमें भागीदारों की जो देयता होती है उनके स्वीकृत योगदान तक ही सीमित रहती है। अब इसके संदर्भ में चर्चा यह है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा 2008 के सीमित देयता भागीदारी जो कानून है उसमें संशोधन करते हुए इसके तहत आने वाले अपराधों में से 12 अपराधों को डीक्रिमिनलाइज यानी अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सिफारिश की गई है ताकि LLP फर्मों के लिए व्यापार सुगमता में सुधार हो। इसके माध्यम से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको बढ़ावा मिले और LLP अधिक कानून का पालन कर सकें, इसको बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है। चलिए अब कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम की धारा 69A में सुधार की आवश्यकता है? अपने मत को तर्क के साथ प्रस्तुत करें। 150 शब्द, 10 अंक। दूसरा क्वेश्चन है, म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अभी भी कई पाठों को सीखे जाने की आवश्यकता है, व्याख्या करें। 250 शब्द, 15 अंक। तो आज की परिचर्चा के आधार पर इन दोनों प्रश्नों को आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं। तो बायजूस IAS के आज के इस सत्र में हमने द हिंदू में आए हुए प्रमुख समाचारों और एडिटोरियल की चर्चा की। यदि आपको हमारे इनिशिएटिव पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।